नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने प्राणियों में अनुकूलन के बारे में समझा था, जहां हमने पढ़ा था कि अलग-अलग वातावरण में रहने वाले प्राणी अपने शरीर में विशेष परिवर्तन विकसित कर लेते हैं, जो उन्हें उस वातावरण में जीवित रहने में सहायता करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षी आसमान में बिना गिरे कैसे उड़ते हैं और सांप बिना पैरों के इतनी तेजी से कैसे चलता है? इन दोनों के पीछे छिपा है प्रकृति का एक अद्भुत विज्ञान, अनुकूलन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राणियों में अनुकूलन। यहाँ पर हम समझेंगे दो प्रकार के प्राणियों के अनुकूलन को। सबसे पहले हम देखेंगे वायवीय प्राणियों में अनुकूलन, एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स, यानी ऐसे प्राणी जो आकाश में उड़ते हैं। मतलब हम यहाँ पर पक्षियों के अनुकूलन को समझेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सरीसृपों में अनुकूलन, एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स, यानी ऐसे प्राणी जो जमीन पर रेंगते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आकाश की दुनिया में प्रवेश करते हैं। चारों ओर खुला नीला आसमान, ऊंचाई पर उड़ते हुए पक्षी। लेकिन क्या उड़ना आसान है? बिल्कुल नहीं। उड़ने के लिए विशेष अनुकूलन की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं कि पक्षी कैसे उड़ पाते हैं। सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो है पक्षी के पंख, यानी विंग्स। पक्षी पंखों की सहायता से उड़ते हैं और पंख इनके शरीर को ढकते हैं। लेकिन केवल पंख शरीर ही नहीं ढकते, बल्कि पंखों की सहायता से पक्षी उड़ते हैं, दिशा बदलते हैं और हवा में संतुलन बनाए रखते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि पक्षी बहुत हल्के होते हैं। क्या आपने सोचा है कि पक्षी इतने हल्के क्यों होते हैं? पक्षी इसलिए हल्के होते हैं क्योंकि इनकी हड्डियां खोखली होती हैं। तो खोखली हड्डियां जो हैं वो इनके शरीर को हल्का बनाती हैं, जिससे शरीर का भार कम होता है और पक्षियों को उड़ने में आसानी होती है। पक्षियों का शरीर सुडौल होता है, जिसे हम स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी बोलते हैं। तो ये जो शरीर है ये हवा के प्रतिरोध को कम करता है। जब पक्षी उड़ता है तो हवा उसके सामने आती है। तो आप सोचिए कि अगर पक्षी का शरीर चौड़ा होता तो हवा उसे आगे बढ़ने से रोकती। सुडौल शरीर होने से जो हवा है वो उसके साइड से निकल जाती है और हवा का प्रतिरोध कम होता है और पक्षी आसानी से आकाश में उड़ पाता है। जैसे मछली में सुडौल शरीर जल के प्रतिरोध को कम करता है, उसी प्रकार पक्षियों में सुडौल शरीर हवा के प्रतिरोध को कम करता है। अब बात करते हैं मजबूत वक्षीय मांसपेशियों की, यानी स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल। पंख अपने आप नहीं फड़फड़ाते, उन्हें चलाने के लिए बहुत शक्तिशाली मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। इसलिए पक्षियों की छाती की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं और यही मांसपेशियां पंखों को उड़ान की शक्ति प्रदान करती हैं। तो मजबूत वक्षीय मांसपेशियों से ही पक्षी के पंखों को शक्ति मिलती है। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि क्या सभी पक्षी उड़ सकते हैं, या फिर कोई भी जीव है उसे क्या पक्षी कहलाने के लिए उड़ना जरूरी है? तो इसका उत्तर है नहीं। सभी पक्षी उड़ नहीं सकते और जो पक्षी उड़ नहीं सकते उन्हें भी हम पक्षी बोलते हैं। जैसे कि पेंगुइन और शुतुरमुर्ग, ये पक्षी हैं लेकिन उड़ नहीं सकते। ये पक्षी इसलिए हैं क्योंकि इनमें पंख हैं, चोंच है, दो पैर हैं और अंडे देने जैसी पक्षियों की सभी मुख्य विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर प्रश्न उड़ने का नहीं है, प्रश्न है अनुकूलन का। पेंगुइन ने उड़ने के बजाय तैरने के लिए अपने शरीर को अनुकूलित किया है, जबकि शुतुरमुर्ग तेज दौड़ने के लिए अनुकूलित है। तो जब शुतुरमुर्ग खतरा महसूस करते हैं तो वो उड़ने की बजाय तेज दौड़कर अपनी रक्षा करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि सभी पक्षी उड़ सकते हैं, यह सही नहीं है, लेकिन सभी पक्षियों में पंख और चोंच होती है, यह सही है।
और क्या आप जानते हैं कि शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है और लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। अब हम आकाश से नीचे उतरकर चलते हैं सूखी पथरीली भूमि की ओर, जहाँ पर चट्टानें हैं, सूखी मिट्टी, झाड़ियाँ हैं और इन्हीं के बीच रहते हैं सरीसृप। इनमें सबसे प्रसिद्ध है सांप। सबसे पहले अगर हम सांप के शरीर को देखें तो सांप का जो शरीर होता है वो लंबा पतला होता है, लचीला होता है, जिससे सांप आसानी से बिना पैरों के भी रेंग सकता है। तो इसका ये जो लंबा लचीला शरीर है ये इसे बिना पैरों के भी आसानी से रेंगने में मदद करता है। सांप की त्वचा शुष्क और शल्कयुक्त होती है, जिससे पानी की हानि कम होती है और यही कारण है कि सांप शुष्क वातावरण में भी आसानी से जीवित रह सकता है। आपने देखा होगा कि सांप बार बार अपनी जीभ बाहर निकालता है। सांप की जो जीभ होती है वो 2 शाखाओं वाली जीभ होती है जो उसे गंध पहचानने में मदद करती है। जब सांप अपनी जीभ बार बार बाहर निकालता है तो वह स्वाद लेने के लिए नहीं बल्कि हवा में मौजूद गंध के सूक्ष्म कणों को पहचानने के लिए ऐसा करता है और इसी की सहायता से वो भोजन और आसपास के वातावरण का पता लगाता है। अब सांप के शरीर को देखिए और उसके निचले भाग को देखिए। इसके पेट में चौड़े शल्क होते हैं, ब्रॉड बेली स्केल्स। ये जो चौड़े शल्क होते हैं ये जमीन पर पकड़ बनाए रखते हैं। तो जब सांप आगे बढ़ता है तो ये शल्क जमीन पर पकड़ बनाते हैं और इनकी सहायता से ही सांप अपना शरीर आगे की ओर धकेलता है। क्या आप जानते हैं कि सांप के बाहरी कान नहीं होते, फिर भी वह जमीन के कंपन को महसूस कर सकता है। इसके अलावा कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो आसपास के वातावरण में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि उन्हें देख पाना आसान नहीं होता। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, टिड्डा है लेकिन अचानक से देखने पर आपको ये घास की तरह दिखेगा। तो इस तरह से ये जीव जो होते हैं वो अपने पर्यावरण के हिसाब से ही अपने आप को ढाल लेते हैं और इसी को हम छद्मावरण कहते हैं, यानी कैमोफ्लेज। तो ये जो जीव हैं ये बिल्कुल आसपास के वातावरण की तरह ही होते हैं, जिससे कि जो शिकारी होते हैं वो इन्हें आसानी से पहचान नहीं पाते और इसी तरीके से ये अपनी रक्षा कर लेते हैं। टिड्डे के अलावा गिरगिट भी इसी तरह का जीव है जो कि आसपास के वातावरण के हिसाब से अपने रंग में परिवर्तन कर लेता है और आसपास के वातावरण के हिसाब से ही इसका रंग हो जाता है, जिससे कि इसे आसानी से देख पाना मुश्किल होता है। तो आज हमने समझा कि प्रत्येक जीव अपने वातावरण के अनुसार विशेष अनुकूलन विकसित करता है, लेकिन अनुकूलन तुरंत होने वाली प्रक्रिया नहीं है। अनुकूलन एक निरंतर चलने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये हमारा कर्तव्य है कि हमें प्रकृति और जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। ये हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी जीवों का अनुकूलन होगा और तभी जीवन भी सुरक्षित रहेगा। प्रकृति का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। जब हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तभी जीवन सुरक्षित रह पाएगा। तो प्रकृति का सम्मान करें और जैव विविधता का संरक्षण करें। तो बच्चों, आज हमने सजीव सृष्टि में अनुकूलन अध्याय पूरा किया। अगले अध्याय में हम कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए जिज्ञासा बनाए रखिए, विज्ञान सीखते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।